विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। विविधा के सभी श्रोताओं को अमरकांत और मनीषा जैन का नमस्कार। मनीषा जी, विविधा का एक और खूबसूरत और कीमती अंक लेकर हम हाजिर हैं। कीमती इसलिए कह रहा हूं कि विविध भारती के खजाने से निकलने वाले हर एक मोती की जो कीमत है वो हम नहीं जानते, वो हमारे श्रोता ही जानते हैं। बिल्कुल सही फरमाया आप लोगों ही उसकी सही कीमत का अंदाजा लगा पाते हैं। और जब आपके पत्र आते हैं तब हमें समझ में आता है कि हमने जो खजाना आप तक पहुंचाया उसके बदले में रिटर्न गिफ्ट में हमें आपका प्यार, आपके पत्रों, आपके एसएमएस, आपके ईमेल्स के जरिए मिल रहा है। और हम आपके इस प्यार को दोनों ही हाथों से बटोरते हैं। एक बहुत मशहूर शेर है अमर जी, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये एक बहुत ही मशहूर शेर है। जी बिल्कुल सही शेर है कि अगर आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर नियत अच्छी है, आप में हिम्मत है, आप में लगन है, और अगर आपने इन सब के साथ एक कदम बढ़ा दिया है तो यकीन जानिए कुछ कदम चलने के बाद जब आप मुड़कर देखेंगे तो आप अकेला नहीं पाएंगे खुद को। बहुत सही फरमाया आपने। और इस शेर को हमारे श्रोताओं के लिए जब मैंने पढ़ा तो उसकी वजह ये थी कि इसे लिखने वाले एक मशहूर शायर का जिक्र आज हम करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मजरूह सुल्तानपुरी। उनका ये बहुत मशहूर शेर है जी। और इस शेर को अगर मैं विविधा से जोड़ दूं तो ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी। अब देखिए, वो मैं इस तरह से जोड़ रहा हूं उसको कि विविधा भी विविध भारती के इन तमाम कार्यक्रमों के बीच में अकेली शुरू हुई और अकेले धीरे 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 आगे बढ़ते 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 आज जब वो मुड़कर देखती है तो उसे समझ में आता है कि मेरी तो एक अलग जगह बन गई है। और ये अलग जगह बनाने वाले हैं आप। बिल्कुल, हमारे आप श्रोता जी। तो असरारुल हसन खान साहब, यानी जिन्हें हम सब मजरूह सुल्तानपुरी के नाम से जानते हैं। श्रोताओं, 24 मई उनकी याद का दिन है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, एक बहुत लंबी पारी मजरूह साहब ने फिल्म इंडस्ट्री में गीत लेखन, शायरी, सब कुछ तो मजरूह साहब की कलम से निकला। और ऐसा निकला कि आज भी लोगों के जहन में, लोगों के होठों पर रहता है। 1 अक्टूबर 1919 को जन्म हुआ मजरूह साहब का। जी जी। और 24 मई सन 2000 को मजरूह साहब ने इस बड़े से कारवां से अपने आप को अलग कर लिया। लगभग 6 दशकों तक मजरूह साहब फिल्मों में लिखते रहे। नौशाद साहब, मदन मोहन साहब, एस.डी. बर्मन जी, रोशन साहब, रवि साहब, एन दत्ता, शंकर जयकिशन, ओ.पी. नैयर, उषा खन्ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, अनु मलिक, आर.डी. बर्मन, राजेश रोशन, न जाने कितने नाम। और अब आते 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 पता चलता है कि 80 के दशक में मजरूह साहब आनंद मिलिंद के लिए लिख रहे हैं, जतिन ललित के लिए लिख रहे हैं। यानी लगभग 2 पीढ़ियों तक उनका काम चलता रहा। यही बात मैं कहने वाला था कि पिता के साथ भी काम किया है, पुत्र के साथ भी काम किया है। और पिता के जमाने में जो फिल्में थीं वो भी उनकी कलम से यूं निकली जैसे उन्हीं के लिए निकली हैं। हाँ। जो सुनने वाले हैं। और उसके बाद जब 80 और 90 के दशक में उन्होंने गाने लिखे तो ऐसा लगा कि आज की जनरेशन के ही हैं मजरूह साहब। हाँ, बिल्कुल। तो ये खासियत मजरूह साहब की रही है। और एक और खास बात बताऊं मैं आपको मनीषा जी, जनरली होता क्या है, आदमी जब अपना स्ट्रगल शुरू करता है, चाहे वो फिल्म लाइन हो चाहे कोई भी लाइन हो, तो वो धीरे धीरे नीचे से शुरुआत करता है और फिर ऊपर तक पहुंचता है। लेकिन मजरूह साहब वो फनकार रहे हैं जिनकी शुरुआत छक्के से हुई। यानी जो सिक्सर मारा है उन्होंने। जी जी जी। एक जमाना कुंदन लाल सहगल साहब का था और मजरूह साहब ने जब पहला अपना
करियर शुरू किया तो वो करियर जब दिल ही टूट गया, गम दिए मुस्तकिल, अरे साहब नौशाद साहब का संगीत, क्या बात है। और यहाँ तक उनको पहुंचाया था कारदार साहब ने। बिल्कुल। और एक गजल है मजरूह साहब की, हमें लगता है कि फिल्मों में शायद ही कोई दूसरी गजल हमारे सुनने में आई है जिसमें शायर का नाम, यानी जो गजल का मक्ता होता है जिसमें शायर अपना नाम लिखते हैं, अपना तखल्लुस लिखते हैं, वो गजल है फिल्म दस्तक की, हम हैं मताए कूचाओ। आइए इस गजल को सुनते हैं लता जी की आवाज में, संगीत मदन मोहन साहब का, और देते हैं अपने श्रोताओं के दिलों पे एक दस्तक। हम हैं मताए कूचाओ बाजार की तरह, हम हैं मताए कूचाओ बाजार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह, हम हैं मताए कूचाओ बाजार की तरह। वो तो कहीं है और मगर दिल के आस-पास, वो तो कहीं है और मगर दिल के आस-पास, दिल के आस-पास फिरती है कोई शय निगाहे यार की तरह, फिरती है कोई शय निगाहे यार की तरह, हम हैं मताए कूचाओ बाजार की तरह। मजरूह लिख रहे हैं वो पहले वफा का नाम, मजरूह लिख रहे हैं वो पहले वफा का नाम, पहले वफा का नाम, हम भी खड़े हुए हैं गुनहगार की तरह, हम भी खड़े हुए हैं गुनहगार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह, हम हैं मताए कूचाओ बाजार की तरह। मजरूह लिख रही है वो अहले वफा का नाम, हम भी खड़े हुए हैं गुनहगार की तरह।
क्या लाफानी गजल, वाह। बिल्कुल सही कहा आपने। और आप अगर गुनहगार की तरह खड़ी नहीं होना चाहती हैं तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जल्द से जल्द मजरूह साहब की कोई रिकॉर्डिंग सुनवाइए, वरना हमें गुनहगार करार दे दिया जाएगा। तो श्रोताओ, आप जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं, आइए सुनते हैं वही रिकॉर्डिंग। इस रिकॉर्डिंग की खास बात है, हम अपने श्रोताओं की ही फरमाइश पर इस रिकॉर्डिंग को इसके पूरे अनाउंसमेंट के साथ सुनवा रहे हैं। एक जमाने में चित्रशाला प्रोग्राम हुआ करता था 5 मिनट का, याद है ना अमर जी? मेरी खुशकिस्मती है कि उस समय मैं था जी, और मैंने भी कई चित्रशाला उनमें अपनी आवाज दी है। जी हाँ। लेकिन खास बात यह है कि आज जो रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे उसमें हमारी बेहतरीन अनाउंसर, हिंदुस्तान में जिनका नाम हाउस होल्ड माना जाता था, हर घर में वो नाम लोग जानते थे, और वो नाम था कांता गुप्ता। हालांकि उनका पूरा नाम था चंद्रकांता गुप्ता। जी हाँ, लेकिन वो मशहूर थी कांता गुप्ता जी के नाम से। तो शुरुआत में श्रोताओं आप सुनेंगे अनाउंसमेंट कांता जी की आवाज में, और बाद में है मजरूह साहब की आवाज। चित्रशाला। आज इस कार्यक्रम में सुनी मजरूह सुल्तानपुरी से टिप्पणी सहित एक गजल। अर्ज करता हूँ, देखिए हमारी जिंदगी बड़े हुदूद में रहती है, इसके बावजूद इंसान अपने एस्थेटिक सेंस के बदौलत उस थोड़े से अरसे को जिसे जिंदगी कहते हैं बड़ी कारामद, बहुत खूबसूरत बना लेता है, ये जानने के बावजूद। तो चूंकि गजल की जबान इश्क की जबान है, इसलिए हमारी अलामतें भी जो होती हैं उसी तरह की होती हैं, इश्क और माशूक की अलामतों से। लेकिन उसमें सिर्फ मैं महबूब का जब जिक्र करता हूँ तो गोया वो सिंबलाइज करती है हमारे एस्थेटिक सेंस को। तो अर्ज किया है कि गो रात मेरी, रात जिसे बुजुर्गों ने उम्र कहा है, जिंदगी कहा है, गो रात मेरी सुबह की महरम तो नहीं है। सुबह तक चलेगी, जरूरी नहीं है शायद सुबह ना देखे, सुबह के साथ खत्म हो जाएगी। गो रात मेरी सुबह की महरम तो नहीं है, सूरज से तेरा रंगे है ना कम तो नहीं है। ये रंगे है ना, ये हमारे एस्थेटिक सेंस को प्रवोक करने वाले मज़ाहिर, ये चीजें जो जब तक जिंदा हैं, हमारी रात रात रहे, हमारी जिंदगी रात रहे, सुबह हम देखें या न देखें, हम इसी में उजाला पैदा कर लेते हैं कि गो रात मेरी सुबह की महरम तो नहीं है, सूरज से तेरा रंगे है ना कम तो नहीं है। इंसान साहब बड़ा ही खुदगर्ज है, तो इतना गम और इतना रंज जो हमें गवारा है, वो शायद उसमें भी कोई लाग है कि इतनी भी हमें बंदिशे गम कब थी गवारा, इतनी भी हमें बंदिशे गम कब थी गवारा, पर्दे में तेरी काकुले पुरखम तो नहीं है, काकुल जुल्फ, पर्दे में तेरी काकुले पुरखम तो नहीं है, इतनी भी हमें बंदिशे गम कब थी गवारा, पर्दे में तेरी काकुले पुरखम तो नहीं है कि कुछ जख्मी ही खाएं चलो कुछ गुल ही खिलाएं, कुछ जख्मी ही खाएं चलो कुछ गुल ही खिलाएं, हर चंद बहारा का ये मौसम तो नहीं है, कुछ जख्मी ही खाएं चलो कुछ गुल ही खिलाएं, हर चंद बहारा का ये मौसम तो नहीं है। चाहे वो किसी का हो लहू, अर्ज किया है कि चाहे वो किसी का हो लहू दामन गुल पर, चाहे वो किसी का हो लहू दामन गुल पर, सयाद ये कल रात की शबनम तो नहीं है। चाहे वो किसी का हो लहू दामन गुल पर, सयाद ये कल रात की शबनम तो नहीं है। देखिए एक शेर मुलाजा कीजिए कि हमारे यहाँ गमे दुनिया और गमे इश्क को दो खानों में रखा गया है। खुद गालिब ने भी कहा है कि गमे इश्क गर न होता गमे रोजगार होता। मुझे दोनों में एक रिश्ता नजर आया। देखिए शायद ये चीज आपको पसंद आए, कुछ नया एक अंगिल है इसमें। मुझे दोनों एक ही लगे हैं कि अब कार गहे दहर में लगता है बहुत दिल, ऐ दोस्त कहीं ये भी तेरा गम तो नहीं है। अर्ज किया है कि इसमें देखिए हम लोग जो मैं का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो मैं एक सिंबल होता है एक मैनकाइंड का, आम इंसानियत का। तो ये कहा है कि इस कायनात के जो मौजूदात हैं, ये जो मौजूदात हैं, इनमें इंसान अहम तरीन चीज है। उसने दुख भी सबसे ज्यादा उठाए हैं, सुख भी सबसे ज्यादा उठाया है। तो अर्ज किया है कि सहरा में बगूला भी है मजरूह सबा भी, सहरा में बगूला भी है मजरूह सबा भी, हमसा कोई आवारे आलम तो नहीं है। शुक्रिया।
तो ये आपने रिकॉर्डिंग सुनी, ये मेरी खुशकिस्मती रही है कि मैंने कांता जी के साथ भी काम किया है जी। और अब ये चीज तो क्लियर हो गई मनीषा जी कि हम अपने वादे के अनुसार न सिर्फ गाने सुनवाते हैं बल्कि ऐसी शानदार और जानदार आवाजों में उनकी अपनी बातें, उनके अपने ख्यालात तक हम अपने श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। जी हाँ। तो अब आप ये बताइए कि मजरूह साहब की अपनी आवाज में जो ये रिकॉर्डिंग हमने अपने श्रोताओं तक पहुंचाई है, कुछ और भी है आपके पास? बिल्कुल है, और यही हमारी भी खुशकिस्मती है। एक इंटरव्यू है और हमारे विविध भारती के ही एक और अनाउंसर जो हुआ करते थे, खुद शायर अहमद वसी साहब, उन्होंने बातचीत की थी मजरूह साहब से। तो आइए इस बातचीत को भी हम आज सुनवाते हैं। तो श्रोताओं की खिदमत में पेश है ये रिकॉर्डिंग। मजरूह साहब, पहले तो आप ये बताइए कि आप यूपी की फजा में पले बढ़े, जवान हुए। लखनऊ में आप बाकायदा हकीम की हैसियत से जी यानी जाने जाते थे। फिर बम्बई कैसे आपने हिजरत की या माइग्रेट हुए, यहाँ आने की क्या वजह हुई? साहब, मेरी जिंदगी कुछ बड़े दिलचस्प हादिसों से गुजरी है जी। मिसाल के तौर पर मेरी खानदानी हैसियत एक खाते पीते किसान की है। हम लोग कभी जमींदार हुआ करते थे, मगर वो बढ़ते 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 वो किसान की हालत रह गई। सुल्तानपुर में हमारी पैदाइश जो किसानों की जिंदगी और समाजी हैसियत से हुई, और कांधे पे लाठी लेके चलना, और हमारे यहाँ ठाकुरों की वो सारी रस्म रिवाज बाकी थे उस वक्त तक, धोती पहनना, कुर्ता पहनना, लाठी लेके चलना। अब शायद यही बागपन जो है आपकी शायरी में है, और आपका ये शेर की सर पर हवाए जुल्म चले सौ जतन के साथ, अपनी कुलाह कज है उसी बागपन के साथ, शायद ये उसी का हाँ वो हम लोग का नतीजा है। जी हाँ, हम लोग का मिजाज वो है। सही बात है, आपने बिल्कुल सही तजजिया किया। तो साहब, ये सन 21 में जब खिलाफत तहरीक चली अंग्रेजों के खिलाफ, उस जमाने में विदेशी कपड़े जला दिए जाते थे, विदेशी हर चीज का बाइकाट शुरू हो गया था, और तहरीक से गांधी जी भी मुत्तफिक हो गए थे वक्ती तौर पर। तो मेरे वालिद ने यह तय किया कि साहब, मैं उनका अकेली औलाद उनकी, उन्होंने ये कहा कि साहब मैं अपने बेटे को अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा। चुनाचे मेरी तालीम हुई अरबी फारसी की। अब वो हवादिस की बात कर रहा हूँ। अरबी फारसी की तालीम होने के बावजूद मैं मौलवी न बन सका, और वहां से रिस्ट्रिकेट हुआ अपनी आजाद अरबी पर। और रिस्ट्रिकेट होने के बाद फिर मैं चला आया लखनऊ, और वहां मैंने तिब की तालीम हासिल की। तिब की तालीम हासिल करने के बाद मैंने कुछ दिन तबाबत की भी, और कामयाब तबाबत की। लेकिन साथ ही साथ मेरे सुल्तानपुर में, जैसे कि उस जमाने में अवध के हर कस्बे कस्बे में शायरी, शेर शायरी का माहौल रहता था, तकसीम से पहले मेरे यहाँ भी था। चुनाचे कुछ मुशायरा वगैरह हुआ तो उसमें एक आध गजल मैंने लिखी, और वो साहब सबसे ज्यादा पसंद की गई। तो जाहिर है कि ये दाग जो है, ऐसी रिश्वत और ऐसा डोज है। चुनाचे हुआ यही कि मेरी प्रैक्टिस पर असर पड़ने लगा, और मैं शायरी और मुशायरों में ज्यादा जाने लगा। यानी शायर जो था वो हकीम पे हावी होने लगा, और हो गया आखिरकार। चुनाचे ऐसे ही घूमते घामते हमारे कुछ दोस्त अहबाब लेके हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंचे। वहाँ प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी, जो हमारे बहुत बड़े अदीब और बहुत बड़े उस्ताद और बहुत बड़े साहिब तर्ज थे, उन्होंने भी सुना, और उन्होंने कहा मुताला कीजिए। तो मैंने कहा साहब, सुल्तानपुर में तो मुताले की कोई गुंजाइश है नहीं, बहुत छोटी सी जगह है। खुदा जाने उनके जी में क्या है, हालांकि उनके पास मुझ जैसे हजारों पहुंचा करते थे, इसमें कोई शुबा ही नहीं। और ड्यूटी सोसाइटी, जो ऐसे तलबा जो अपनी फीस अदा नहीं कर सकते, उनकी देखरेख के लिए और उनकी फीस अदा करने के लिए, उनकी जरूरतें पूरा करने के लिए एक ड्यूटी सोसाइटी थी। उसके चेयरमैन भी थे। तो उनको ऐसे लड़कों की कमी नहीं थी जिनको अपने यहाँ रख लेते, मगर किसी से न कहा। मुझसे कहा उन्होंने कि आप हमारे यहाँ जाइए। अच्छा। तो मैं वहाँ 3 साल रहा। सन 44 के आखिर तक। सन 45 में एक मुशायरा बम्बई में हुआ, तो जिगर साहब वहाँ से गुजरे, और मैं उनके ज़ेर साया, शेर तो पहले कहता ही था, लेकिन गजलें कहने की तरफ उनके ज़ेर साया राजी हुआ। हालांकि मुझसे किसी ने कहा नहीं कि तुम गजलें कहो, लेकिन वहां पर जो सुनने वाले आते थे, मौलाना असद मोहानी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, डॉक्टर आबिद हुसैन, ये दानिश्वर बड़े बड़े आते थे। और रशीद साहब शाम के खाने पर मुझे और जज्बी गुदों को बुला लिया करते थे, और हमें शेर सुनाने पड़ते थे। तो पहले मैं मुशायरे मार शायरी किया करता, जैसे आप बहुत से मुशायरे के चौरा को देखते हुए मेरी आवाज बड़ी अच्छी थी। तो मैंने गौर किया कि भाई यहाँ तो कुछ संजीदगी से बात चलेगी, इन लोगों से दाद लेनी है तो फिर ये मुशायरे का चक्कर छोड़ो, जरा कुछ समझबूझ की बात की जाए। वहां से दरअसल मग़ज़ आना शुरू हुआ मेरी शायरी में, थोड़ा बहुत शऊर आया। हाँ, शऊर आया, लेकिन उस शऊर की कोई समत मुय्यन नहीं थी। और
बस शऊर एक ऐसा कि कोई मुस्बत बात, कोई अच्छी बात, कोई चाहे वो इश्क की हो, जमालियात की हो, समाजी हो, अखलाकी हो, लेकिन सियासी हो, लेकिन वो मुस्बत हो, मनफी बात ना हो, निगेटिव नहीं हो। हाँ ना हो, इतना तो जरूर रहा, पॉजिटिव एटीट्यूड। अच्छा, तो जिगर साहब जब तशरीफ लाए वहाँ एक दिन, तो कहने भाई तुम मेरे साथ मुशायरे में चलोगे बम्बई? मैंने कहा चलिए। 84 सन 45 में मुझे लेके बम्बई के एक मुशायरे में उस जमाने में यहाँ, और वो इकबाल डे बनाया करते थे और हिंदुस्तान का बहुत बड़ा मुशायरा होता था वो, उसमें लेके आए मुझे। और यूं रात को मुशायरे में कुछ मेरी हवा बन गई, वो जैसे होता है ना एक शायर की हवा बन जाती है। तो मौलाना हजरत मोहानी प्रिसाइड कर रहे थे। अच्छा। जिगर मुरादाबादी उस महफिल में मौजूद, यगाना मौजूद, बड़े बड़े शोरा मौजूद, लेकिन वो एक गवैये लड़के की चल गई, मेरी आवाज बड़ी नहीं, सिर्फ गवैये नहीं है, शायर भी अच्छे हैं। नहीं, एनीवे, कारदार साहब उस जमाने में फिल्म एक शाहजहां फिल्म बनानी चाहते थे मुगल पीरियड से के मुताल्लिक के ताल्लुक से, और वो चाहते थे कि कोई उनको नया लिखने वाला जो गीत लिखे और उस माहौल की जबान को कहा अदा कर सके, उसकी तलाश थी। अच्छा, नए वो यूं ढूंढते थे कि पुराने ज्यादा पैसे लेते हैं जी, नया कम पैसे लेगा। चुनाचे उन्होंने मुझे अप्रोच किया और अल्टीमेटली मुझे 500 रुपए माहवार पर सन 45 में नौकर लिखे। उस जमाने में 500 रुपए बहुत होते थे। तो जो गोया यूं मैं फिल्म लाइन में आया। अब शाहजहां के तो गाने बड़े मशहूर हुए थे। जी हाँ, जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, तो उनको सैगल मरहूम पसंद था कि उन्होंने वसीयत की थी कि ये गीत मेरी अर्थी के साथ जाए बजता हुआ। चुनाचे लाहौर में ऐसा ही हुआ था कि ये गीत उनकी अर्थी के साथ गया था, जब दिल ही टूट गया हम जी के। उससे तो और भी शोहरत, जी हाँ, शोहरत हुई, बहुत काफी शोहरत हुई। लेकिन फौरन ही मैं दिलचस्प बात जो कह रहा हूँ वो ये कि मेरी देखिए 3-4 मोड़ हमारी जिंदगी के देखे आपने, वो सब बड़े दिलचस्प है और प्लान नहीं है जी, प्लान कोई नहीं है, सब खुशगवार हादसे की हैसियत से। अच्छा, फिर जब इससे मैं कुछ फायदा उठा सकता तो 47 पे फसादात शुरू हो गए। 6-8 महीने तक हमारी इंडस्ट्री बंद रही। फिर उसी जमाने में हमारा यहाँ की तरक्की पसंद मुसन्निफीन जो एसोसिएशन थी, उनके मुसन्निफीन जो राइटर होती, उनसे हमारा लिंक पैदा हुआ। और फिर हमने देखा कि एक शऊरी रवैया जो अब तक हमारे शऊर को कोई राह नहीं मिली थी, वो एक समझ मिली हमें। और मैंने फिर ये देखना शुरू किया कि आज जब से हमारे स्टेट्स में जमहूरियत का लफ्ज आया है, यानी हर शख्स को इस बात की आजादी है कि वो अपनी बात कह सके। पहले मुगल पीरियड में या शाही के पीरियड में होता यह था कि सियासत तो उस वक्त भी होती थी, मगर शाही सियासत होती थी, जमहूरी नहीं होती थी। इसलिए कोई शख्स आजादी से सोच नहीं पाता था। अब ये जरूरी हुआ कि एक शायर के लिए सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि वो इश्क और मोहब्बत की बातें करो चुप हो जाए, बल्कि उसका एक समाजी रवैया भी होना चाहिए, उसका सियासी रवैया भी होना चाहिए। चुनाचे मेरा एक शेर था कि दिल से मिलती तो है एक राह कहीं से आकर, सोचता हूँ ये तेरी राह गुजर है कि नहीं, ये है कि नहीं का जो क्वेश्चन मार्क था, मैं इस रास्ते पे खड़ा था। वो यकीन और शक के दरमियानी रास्ते पर। हाँ, यकीन और बेयकीनी के दरमियानी रास्ते पर। लेकिन एक सवाल यही ये उठता है कि क्या कोई भी शायर बगैर किसी आइडियोलॉजी, बगैर किसी अकीदे, बगैर किसी नजरिए से वाबस्ता हुए क्या अच्छी शायरी नहीं कर सकता? कर सकता है। मसलन आप दयाशंकर नसीम की मसले लीजिए, गुलजार नसीम जी, उसमें कौन सा आइडिया है? कोई आइडिया नहीं, सिर्फ अखलाकियात पर मबनी है जी, कि नेकी करो जी, नेक बनो, अल्टीमेटली इसी पे एंड है उसका। ये ह्यूमन अप्रोच है। वैसे तो किसी भी मुस्बत आइडियोलॉजी के बगैर कोई बात कोई मोतबर हो ही नहीं सकती। लेकिन जब मैंने जैसा कि अर्ज किया कि जब हमारी दुनिया ने जमहूरियत के नाम से अपने आप को जाना पहचाना, उस वक्त फर्द को जब आजादी मिली तब उसका अपना सियासी नजरिया हुआ, अपना समाजी नजरिया हुआ, अपना अखलाकी नजरिया हुआ। उसमें से अखलाक के बहुत से पुराने अकदार जो है उनको तोड़ फोड़ डाला गया और नए अकदार बने। हाँ, अंगारे लिख डाला हमारे अदीबो शायरों ने, जिसमें बहुत ज्यादा झंझोड़ने वाली बातें थी और जाहिर है कि वो जज्बाती ज्यादा थी, ताकुल कम था उनमें, लेकिन उस वक्त का रद्द अमल था और उस वक्त वो जरूरी थी उस तरह की बातें। इस मतलब लिहाफ लिख डाला, मंटो ने बू लिख डाली, तो इस तरह की चीजें थी। लेकिन मौजूद साहब, आपकी शायरी का जो एक मजमूई असर होता है वो ऐसा लगता है कि जैसे एक मुसाफिर है जो आगे बढ़ना चाहता है। मसलन आपका ये शेर कि सुतूने दार पे रखते चलो सरों के चराग जी, जहाँ तलक ये सितम की सियाह रात चले, या ये मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। जी हाँ, ये आप इस किस्म के बेशतर अशार हैं जिनसे ये लगता है कि एक आदमी है जो जिसका सफर जारी है। हमारे एक बहुत बड़े नक्काद थे जी, एहतशाम हुसैन साहब जी, उन्होंने बिल्कुल यही बात कही थी जो आप इस वक्त कह रहे हैं जी। इत्तेफाक तो इसके पीछे क्या कोई शऊरी कोशिश है या ये एक
अंदर से शऊरी कोशिश तो देखिए जनाब जी किसी एक नुक्ते नजर के, जैसे मैंने बताया समाजी सियासी वगैरह, उसको सामने रख के शऊरी कोशिश तो सिर्फ रही अच्छे शेर कहने की। अच्छा। लेकिन अकेलापन जो मेरा रहा उसकी हकीकत यह है कि जिस वक्त मैं तरक्की पसंद मुसन्निफीन से वाबस्ता हुआ तो गजल का एक बहुत बड़ा ग्रुप जो जिगर और फानी और इनके साथ चलता था, जिसमें शकील बदायनी, खुमार बारबंकी, इस तरह के थे, उनसे मैं कट ऑफ हुआ। अब वहां से मैं गालियां पड़ी कि साहब ये जो है तरक्की पसंद हो गया। तो ये हो गया जिसकी वजह से मैं तनहा रहा दोनों तरफ से। और मैं एक अजीब बात बताऊं आपसे कि उस जमाने में सन 45 से लेके सन 52 तक जो तरक्की पसंद अशार गजल में मैंने कहे हैं, तनहा मैंने कहे हैं, और आपको अजीब लगेगा और मेरे सुनने वालों को भी शायद अजीब लगे, लेकिन मेरी उम्र के और मेरे उम्र से कुछ कम के अच्छे जानकार नक्कादों और पढ़े लिखों से अगर बात पूछी जाए तो साथ करेंगे मेरी इस बात की। 7 साल मैं अकेला रहा हूं। उस वक्त मैंने आपको शेर दिया, मैं अकेला ही चला था जानिब में मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। देख जिंदा से परे रंगे चमन जोशे बहार, रक्स करना है तो फिर पांव की जंजीर न देख। शबे जुल्म नरगए राहजन से पुकारता है कोई मुझे, शबे जुल्म नरगए राहजन से पुकारता है कोई मुझे, मैं फराज दार से देख लूं कहीं कारवाने सहर न हो। ये जो बातचीत अभी आपने सुनी, एक शायर जब दूसरे शायर से बात करता है तो बातों का जो स्तर होता है, जो स्टैंडर्ड होता है, जो एक उसका मयार होता है, वो अलग ही होता है। बिल्कुल। वो बातचीत एक आम बातचीत से अलग होती है। और फिर बातचीत में अगर मजरूह साहब हो तो फिर क्या कहना है। क्या बात। अब मजरूह साहब की एक और बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं मजरूह साहब का लिखा गाना सुनता हूँ, हम हैं मताए कूचा हो बाजार की तरह, और उसके बाद अचानक याद आ जाता है हम थे वो थे और समा रंगीन, समझ गए ना। हाँ, उसके बाद याद आ जाता है चलती का नाम गाड़ी का दूसरा गाना, हाल कैसा है जनाब का, जी हाँ, जी हाँ। पहले मेरा दे दो 5 रुपया 12 आना। इस तरह के जो क्या गाने रेंज, क्या रेंज है, देखिए ना। और भी कई फिल्में हैं, कई गाने हैं, लेकिन यहाँ हम एक गाना जो एक कॉमेडियन पे फिल्माया गया था, जॉय मुखर्जी के साथ एक अपने जमाने के बड़े मशहूर कॉमेडियन थे इंद्रसेन साहब। अब मैं ये नाम जानबूझ के ले रहा हूँ। IS जौहर साहब की बात कर रहे हैं आप, कमाल के कलाकार। और श्रोताओं, आपको जरूर याद आ रहा होगा हम किस गाने का जिक्र कर रहे हैं। जी हाँ, शागिर्द का बड़े मियां दीवाने। आप गाना सुनिए, उसके बाद इस फिल्म के बारे में एक छोटी सी बात करेंगे और इस गाने के संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बारे में भी बात करेंगे। बड़े मियां दीवाने ऐसे न बनो, हसीना क्या चाहे हमसे सुनो। ओ बड़े मियां दीवाने ऐसे न बनो, हसीना क्या चाहे यही तो मालूम नहीं है हमसे सुनो। सबसे पहले सुनो मियाँ, करके वर्जिश बनो जवां। सबसे पहले सुनो मियाँ, करके वर्जिश बनो जवां। चेहरा पालिश किया करो, थोड़ी मालिश किया करो। स्टाइल से उठे कदम, सीना ज्यादा तो पेट कम। ऐ टिपला उजले बालों को रंग डालो, बन जाओ गुलबाम। बड़े मियां दीवाने ऐसे न बनो, हसीना क्या चाहे हमसे सुनो। मजरूह साहब की कलम से निकला ये एक मजाहिया गीत और बहुत दिलचस्प गीत हमने अपने श्रोताओं को सुनवाया अमर जी। और आपने कहा था कि हम इसके संगीतकार की बात करेंगे, तो आज जिक्र होगा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के मशहूर संगीतकार और जो बहुत खूबसूरत मैंडोलिन बजाया करते थे, लक्ष्मीकांत जी। मैंने इससे पहले ये भी कहा था मनीषा जी की ये जो फिल्म थी शागिर्द, हाँ, अब ये अपने जमाने की सुपरहिट फिल्म थी। और इस फिल्म में जो IS जौहर साहब रहते हैं वो एक प्रोफेसर के किरदार में रहते हैं और औरतों से बड़ा परहेज करते हैं, मतलब बड़ा दूर रहते हैं जी जी जी, से। हाँ। और अपने शागिर्द को भी ये समझाते हैं कि बच्चा
औरतों के करीब नहीं जाना, शादी वादी तो भूल जा। तो यही पूरी की पूरी थीम उठा के अभी 90s में एक फिल्म बनी मिस्टर आशिक। अच्छा। ऋषि कपूर और अनुपम खेर साहब की। अच्छा। और वो भी सुपरहिट रही। बहरहाल मैंने इसलिए बताया कि आज के श्रोताओं ने शायद शागिर्द ना देखी हो जी। बहरहाल आप बात कर रही थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के, लक्ष्मीकांत जी के। तो लक्ष्मीकांत जी की एक और खास बात रही है, वो एक स्टाइलिश इंसान थे जी। और जिंदगी बहुत मजे के साथ बिंदास तरीके से जीना उनका शौक रहा है। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी में लक्ष्मीकांत जी जो थे वो एक समझ लीजिए कि उस जोड़ी के लिए मार्केटिंग का जो पूरा काम करते था थे, वो वही देखते थे जी। ऐसा नहीं है कि धुनें नहीं बनाते थे, एक सी एक धुन बनाई, मैंडोलिन भी वो बजाते थे और लेकिन शौकीन तबीयत के आदमी। जी हाँ, लक्ष्मीकांत जी 1937 3 नवंबर को बॉम्बे में जन्मे थे और 25 मई 1998 को इस फानी दुनिया को उन्होंने सलाम कह दिया। यानी 25 मई लक्ष्मीकांत जी की याद का दिन है। श्रोताओ, लक्ष्मी पूजन के दिन जन्मे थे लक्ष्मीकांत जी। उनका पूरा नाम था लक्ष्मीकांत शांताराम कुडालकर और जाहिर है कि हमने जैसा पहले भी बताया कि वो मैंडोलिन बजाते थे और उनके साथ जुड़े थे प्यारेलाल साहब। बहुत कम उम्र में दोनों ने साथ में काम करना शुरू कर दिया। प्यारेलाल जी बजाते थे वायलिन और लक्ष्मीकांत जी बजाते थे मैंडोलिन और ये जोड़ी ने कमाल का संगीत दिया। हम क्या बताएं, ऐसे महान कलाकारों के आगे तो हमारा माथा अपने आप सम्मान से झुक जाता है। अमर जी, आइए लक्ष्मीकांत जी की उस रिकॉर्डिंग को हम अपने श्रोताओं को अब सुनवाएं जिसका वो इंतजार कर रहे हैं। और ये एक बहुत खास रिकॉर्डिंग है, अपने दिल की बात लक्ष्मीकांत जी ने विविध भारती के श्रोताओं से की है। आइए सुनते हैं। बहुत बहुत नमस्कार मेरी तरफ से भी और मेरे साथी प्यारेलाल की तरफ से भी। मैं और प्यारे दोनों छुटपन के साथी, काम भी साथ ही साथ करते हैं, हमारे नाम भी साथ साथ आते हैं और आज विविध भारती के स्टूडियो में भी हम साथ हैं। लेकिन बहुत ही गंभीर स्वभाव के होने के कारण बोलने का काम उन्होंने अपना भी मुझे ही सौंप दिया है। लेकिन मैं भी यहाँ सिर्फ बोलने के लिए तो नहीं आया हूँ आपका मनोरंजन करने के लिए। तो लीजिए अब वही शुरू करता हूँ। फिल्म पारसमणि के लिए ये गीत असद भोपाली ने लिखा था और लता मंगेशकर जी तथा कमल बारोट ने गाया था और ये हमारी सबसे पहली संगीत रचना जो लोकप्रिय हुई। इसकी सफलता के बाद से ही हमारा तो ये विश्वास हो गया है कि रचनाकार खुद भी अपनी रचना के बारे में कभी कभी कुछ नहीं जानता, उसके पारखी तो होते हैं देखने सुनने वाले। इस गीत को रिकॉर्ड कर चुके थे लेकिन कभी किसी को नहीं सुनाते थे क्योंकि यही गीत सबसे कमजोर लगता था हमें। जनता के सामने आया तो इसी को सबसे ज्यादा पसंद किया उन्होंने। बचपन की यादों में एक याद ऐसी है जो हमेशा ताज़ा रहेगी। उन दिनों हमारी बस्ती में हर तीसरे चौथे दिन नई फिल्म लगा करती थी। पिताजी सिनेमा हाउस के मैनेजर थे, इसलिए हर फिल्म जो आती देखने को मिल जाती और मुझे यही इंतजार रहता कि कब सिनेमा हाउस पर लगा हुआ बैनर बदले, यानी कब नई फिल्म आए और देखने को मिले।
एक बार एक फिल्म आई तो जाने का नाम ही नहीं लेती थी। मेरा धीरज टूट रहा था। एक रात बहुत ही सवेरे आंख खुल गई और मैं दबे पांव घर से निकल पड़ा, यह देखने के लिए कि सिनेमा हाउस पर बैनर बदला है या नहीं। जल्दी जल्दी पहुंचकर देखा तो बैनर नहीं बदला। बड़ी निराशा हुई। घर वापस पहुंचना मुश्किल हो गया और उधर उतने में घर पर मेरी ढूंढ शुरू हो गई थी। कोई मकान के पिछवाड़े देख रहा था तो कोई कुएं में। मेरे पहुंचने पर पिताजी को मेरे जाने का कारण मालूम हुआ तो ऐसी पिटाई हुई भाई साहब कि बस पूछिए मत। पिटने पर तो रोया था, लेकिन आज उसी बात पर हंसी आई। मुझे याद आ रहा है हम 8-8, 10-10 साल के थे जब ऑर्केस्ट्रा में प्यारेलाल वायलिन और मैं मैंडोलिन बजाया करता था। हम लोगों को ऊंची ऊंची कुर्सियां दी जाती थी बैठने के लिए, ताकि हमारे साजों की आवाजें भी माइक तक पहुंच सके। या ऊपर तले कई पेटियां रखकर उनके ऊपर हमें बिठा दिया जाता था। तब भी कुछ लोगों को शक रहता था कि ये लड़के कुछ बजाना भी जानते हैं या यूं ही म्यूजिक डायरेक्टर की वजह से आ बैठते हैं। अब आप फिल्म दिल ही तो है का एक गीत सुनिए जिसमें मैंने मैंडोलिन बजाया है। महफिल में कहे या न कहे, बस गया है कोई इस दिल में, कहे या न कहे, कहे या न कहे। निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, ओ निगाहें मिलाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है, जी चाहता है। वो तो हमसे इश्क कहती है दुनिया, वो तो हमसे इश्क कहती है दुनिया, कहती है दुनिया, वो तो हमसे इश्क कहती है दुनिया, वो तो हम उठाने को जी चाहता है, वो तो हम उठाने को जी चाहता है, वो तो हम उठाने को जी चाहता है, जी चाहता है। किसी के मनाने में लज्जत वो पाए, किसी के मनाने में लज्जत वो पाए, लज्जत वो पाए, किसी के मनाने में लज्जत वो पाए, फिर रूठ जाने को जी चाहता है, कि फिर रूठ जाने को जी चाहता है। मुझे याद आ रहा है हमने एक फिल्म के लिए एक तर्ज बनाई थी। वो फिल्म अधूरी रह गई, लेकिन हमें उस तर्ज के काम में न आने का अफसोस ज्यादा था। वो गीत कुछ इस प्रकार था। रुत पापन मोरे जी को जलाए, चुप चुप रो मैं लाज ये आए, पिया लोग क्या कहेंगे, पिया लोग क्या कहेंगे। कुछ दिन बाद जब हम फिल्म दोस्ती के लिए संगीत तैयार कर रहे थे तो मैंने मजरू साहब से बात की। तर्ज उन्हें भी अच्छी लगी और चौथे ही दिन उस गीत का बदला हुआ रूप ये था। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे
है पता, सुनता है तू मन की सदा, देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा, मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा, चाहूंगा मैं तुझे आज सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा, आवाज। आपके मनोरंजन के लिए अगला गीत हमने फिल्म हरिश्चंद्र तारामती से लिया है। इस कथानक पर कई बार फिल्में बन चुकी हैं। मैंने इसी नाम की एक फिल्म में अभिनय भी किया था। जी हाँ, संगीतकार बनने से पहले अभिनय भी करते रहे हम दोनों, मैं और प्यारेलाल। और संयोग की बात यह है कि ये फिल्म जब दोबारा बनी तो हमें इसका संगीत तैयार करने का अवसर मिला। गीत जो मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ वो है मेघवा गगन बिच झांके। झुके बादल सखी नाचो नाचो रे, झुके बादल सखी नाचो, पायल झनझना के मेघवा गगन बीच झांके। ये गीत लता जी और सहेलियों ने गाया था, शब्द थे प्रदीप जी के। संगीतकार बनने के बाद ये पहला ही अवसर था कि हम प्रदीप जी के साथ काम कर रहे थे, और सच कहूं तो मुझे उनसे बहुत ही डर लगता था। बचपन में जब हम ऑर्केस्ट्रा में साज बजाते थे तब उनके बहुत से गीतों के रिकॉर्डिंग में हिस्सा लिया था, और क्योंकि प्रदीप जी को संगीत का भी काफी ज्ञान है इसलिए उनके सामने सब लोग हमेशा बहुत ही संभल कर बजाते थे, और आज तक हमारे मन में उनके प्रति वही आदर का भाव है। कभी कभी कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि आदमी अचंभे में रह जाता है। कभी कभी कई कई दिनों तक मेहनत करने पर भी अपनी रचना से पूरा संतोष नहीं होता, और कभी कभी बहुत ही थोड़े समय में अच्छी खासी चीज बन जाती है। शायद कला के हर क्षेत्र में ऐसे ही होता होगा। फिल्म मिलन के लिए संगीत तैयार करने की बात, ये फिल्म तेलुगु में पहले बन चुकी है। तेलुगु फिल्म देखकर हम घर के लिए रवाना हुए। गीतकार आनंद बख्शी भी कार में हमारे साथी थे। हम सभी का कुछ ऐसा मूड बना कि घर पहुंचने से पहले ही एक गीत के बोल भी तैयार थे और धुन भी। तो लीजिए अब अंत में वही गीत आपको सुनवाता हूँ। सावन का महीना पवन करे शोर, सावन का महीना पवन करे शोर, पवन करे शोर, पवन करे शोर। अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर, पवन करे शोर। हाँ, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बन माना छे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बन माना थे मोर। आपने तो कहा था कि सिर्फ आप रिकॉर्डिंग सुनवाएंगे, इसमें तो आपने वो गाना सुनवा दिया मनीषा जी। जी इसकी जो शुरुआत है बिल्कुल अद्भुत है। जी हाँ। देखिए इस गाने में देखिए सा और शाह का किस तरह से प्रयोग है। हाँ? तो आपको याद आ गए सुनील दत्त साहब नूतन जी को ये गीत सिखाते हुए, शोर नहीं सोर। तो अब हमारे श्रोता जरूर समझ गए कि हम बात कर रहे हैं अपने जमाने के मशहूर अभिनेता सुनील दत्त साहब की। और श्रोताओं 25 मई सुनील दत्त साहब की भी याद का दिन है। आज हम ऐसे महान कलाकारों को याद कर रहे हैं कि हमारी विविधा
जिसका जिक्र शुरू में अमर जी ने कहा था कि आज कमाल की रिकॉर्डिंग्स हैं, तो वाकई कमाल की रिकॉर्डिंग्स हैं। जी मनीषा जी, देखिए ना, इस फिल्म में मिलन में दत्त साहब का जो किरदार रहा और दत्त साहब जाती जिंदगी में जिस तरह से हैंडसम, टॉल, क्या पर्सनैलिटी रही उनकी। जब वो एक सूटेड बूटेड उसमें आते हैं तो समझ में नहीं आता कि ये आदमी कभी मिलन में एक तरह से दिखाई देगा और कहाँ पड़ोसन में वो किरदार उनका। वाह। तो दत्त साहब, जिनका कि असली नाम बलराज दत्त रहा, और वो फिल्मों में आने से पहले आप भी जानती हैं कि हमारे ही पेशे में थे। जी हाँ, बलराज दत्त साहब अनाउंसर हुआ करते थे रेडियो सिलोन में। बाद में हम सब उन्हें सुनील दत्त के नाम से जानने लग गए। श्रोताओं, सुनील दत्त साहब के बारे में हम क्या कहें, आवाज के धनी, बहुत ही दिलकश आवाज, उर्दू और हिंदी इतनी सुंदर बोला करते थे वो। सबसे पहले फिल्मों में वो आए 1955 की रेलवे प्लेटफॉर्म, याद है आपको? उसमें बहुत मशहूर गीत था, बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा। और उसके बाद कौन नहीं जानता कि दत्त साहब ने 1957 में मदर इंडिया में नरगिस जी के साथ काम किया और फिर दोनों हमसफर बने जिंदगी के। और तमाम सारी बातें सुनील दत्त साहब से जुड़ी हुई हैं। जो भी याद करता है बहुत दिल से सुनील दत्त साहब को याद करता है, बहुत सम्मान से उनकी याद हमें आती है। श्रोताओं, उसका कारण ये भी है मनीषा जी कि दत्त साहब ने सिर्फ फिल्मों में एक अभिनेता या निर्माता या निर्देशक के रूप में काम नहीं किया, उन्होंने समाज के प्रति जो उनका सरोकार रहा जी, पूरी ईमानदारी से निभाया। सो ना सरवर ना बावड़ी ना कोई ठंडी छाँव, ना कोयल ना पपीहरा, ऐसा मेरा गाँव रे। कहाँ बुझे तन की तपन, कहाँ बुझे तन की तपन, सैया तिरमोल चंद्र किरण को छोड़ कर, चंद्र किरण को छोड़ कर जाए कहाँ चकोर। जाग उठी है सावरे, जाग उठी है सावरे, मेरी कुंवारी प्यास रे। अंगारे भी लगने लगे पिया, अंगारे भी लगने लगे। आज मुझे मधुमास रे, मधुमास रे, आज मुझे मधुमास रे। श्रोताओं, ये रिकॉर्डिंग अभी जो आपने सुनी, हम अपने खजाने से आपके लिए लेकर आए थे। मशहूर अभिनेता सुनील दत्त साहब की ये खास रिकॉर्डिंग हमारे विविध भारती के खजाने की जीनत है। और अब हमारे श्रोताओं से ज्यादा बात करने का वक्त बिल्कुल नहीं। उम्मीद है कि आज के विविधा उन्होंने अपने दिल में संजो के रख ली होगी और अगली विविधा तक के लिए हमें ले लेनी चाहिए इजाजत अमर जी। तो अब करें अपने श्रोताओं को सलाम और लें उनसे विदा। बिल्कुल लेंगे। और दोस्तों, हम आपसे एक उम्मीद और करेंगे कि ये जितने भी प्रोग्राम आप सुनते हैं, इनके बारे में अपनी राय जरूर हमें लिख के भेजें जी। चाहे आप पत्र लिखें, चाहे आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। आप कभी अगर एसएमएस करते हैं तो उसमें भी आप अपनी तारीफ लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। हमें इंतजार रहता है और हौसला बढ़ता है हमारा। बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो अब लेते हैं इजाजत अपने श्रोताओं से। आप सभी को आपकी दोस्त मनीषा जैन और अमरकांत का नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।